नाज़रीन, ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, आखिर इसके पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है कि 5 बार दुनिया के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री रशिया का प्रेसिडेंट मुंतखब हो गया है। अमेरिका की मुखालफत, वेस्ट की मुखालफत, नेटो की मुखालफत, इसके बावजूद भी ये शख्स अपने मुल्क के वोटर्स का 87% मैंडेट हासिल करने में कामयाब हो गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सदर व्लादिमीर पुतिन की। रूसी एग्जिट पोल्स के मुताबिक रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 87% वोट हासिल करके मुल्क के 5वीं बार सदर मुंतखब हो गए हैं। क्रेमलिन ने यह यकीनी बनाया था कि व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कोई भी ऐसा हरीफ खड़ा ना हो जिसकी कोई साख हो। इसलिए ये बात यकीनी बनाई गई थी कि वो 5वीं मरतबा भी रूस के सदर बनने में कामयाब हो जाएंगे। गुज़िश्ता 10 दिसंबर में ग्रैंड मिलिट्री अवार्ड की तकरीब में व्लादिमीर पुतिन ने यह ऐलान किया था कि वो एक बार फिर सदारती उम्मीदवार होंगे। क्रेमलिन में तकरीब के दौरान उन्होंने ये कहा था कि ये फैसले लेने का वक्त है, मैं एक बार फिर से रूस के सदर के ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ूंगा। पुतिन सन 2000 से सदर की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। सिर्फ एक बार वो 4 सालों के लिए वजीर आजम रहे, क्योंकि रूस के आइन के मुताबिक कोई भी शख्स 2 बार से ज्यादा मुल्क का सदर नहीं मुंतखब हो सकता। अब रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में होता यह था कि सदर की मुद्दत 4 साल होती थी। इसी के साथ साथ कोई भी शख्स 2 बार से ज्यादा मुसलसल सदर नहीं मुंतखब हो सकता था। सन 2000 में जब व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने 2004 तक अपना दौरानिया मुकम्मल किया और सन 2000 के इलेक्शन में उन्हें 56% मैंडेट मिला था। इसके बाद उन्होंने 2004 में फिर से इलेक्शन लड़ा और फातेह करार पाए। इस बार उन्हें 72% मैंडेट मिला था। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि रशियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आप मुसलसल 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट मुंतखब नहीं हो सकते। इसीलिए उन्होंने 2008 के इलेक्शन में अपनी ही पार्टी के एक उम्मीदवार को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ाए और खुद वो प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो गए। 2010 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट कराई जिसके तहत सदर के दौरानिया को 4 साल से बढ़ाकर 6 साल तक कर दिया। 2012 में उन्होंने दोबारा से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुए। इस बार उन्हें 76% हिमायत हासिल हुई। 2018 में उन्होंने फिर से इलेक्शन लड़ा और 78% के हैवी हिमायत हासिल करने के साथ साथ वो 4थी बार रशिया के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए। 2020 में उन्होंने रेफरेंडम कराया जिसका मेन कंसर्न ये था कि मैं आगे भी जाकर प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ सकता हूं, और इस रेफरेंडम में वो भारी अक्सरियत से कामयाब हुए और 2024 में इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार पाए। इसी के साथ साथ अब 2030 तक वो प्रेसिडेंट रहेंगे और 2030 के इलेक्शन में भी वो इलेक्शंस लड़ने का हक रखते हैं। अगर प्रेसिडेंट पुतिन 2030 तक अपनी मुद्दत मुकम्मल करते हैं तो ऐसे में वो रशिया के पिछले 200 सालों में सबसे ज्यादा मुद्दों तक रहने वाले हुक्मरान होंगे। ऐवान सदर में रहते हुए प्रेसिडेंट पुतिन ने इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और यकीनी बनाया कि इनकी ताकत की राह में कोई रुकावट ना खड़ी हो सके। इनके नाकदीन या तो मर चुके हैं या जेलों में हैं या फिर जिलावतनी काट रहे हैं। इसके बावजूद भी क्रेमलिन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि वो रशिया के इंतखाबात को शफाफ करार दे सकें। प्रेसिडेंट पुतिन की जीत और इंतखाबात के नतायज के हवाले से किसी को कोई शुबा नहीं था, लेकिन फिर भी रशियन हुकाम टर्न आउट को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं ताकि पुतिन के पॉपुलर मैंडेट के सबूत पेश किए जा सकें। इस बस वोटिंग का तरीक़ेकार पिछले सदारती इंतखाबात के मुकाबले में आसान रखा गया था। इतवार को खत्म होने वाली वोटिंग के बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस बार टर्न आउट 74% से ज्यादा होगा। यूक्रेन के कब्जा शुदा इलाकों जिन्हें रूस अपना नया खिता कहता है, इनमें वोटिंग इंतखाबात के 10 दिन पहले शुरू हो चुकी थी। इंतखाबात में वोटर्स को एक मुखालिफ उम्मीदवार के खड़े होने का तासुर भी दिया गया था। बैलेट पेपर पर सदर पुतिन के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी के ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार निकोलाई खरेतोनोव की तस्वीर भी मौजूद थी। कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत यूनियन के टूट जाने के 30 बरस बाद भी रूस की दूसरी सबसे ज्यादा मकबूल जमात है। इसके हामियों में उन लोगों की बड़ी तादाद है जो अभी भी सोवियत यूनियन को याद करते हैं।
صدارتی انتخابات میں پیوٹن کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے دیگر دو امیدوار لیونٹسلٹسکی اور ولادیسلاف ڈوانوکوف تھے، جن کا تعلق لبرل اور پرو بزنس جماعتوں سے ہے۔ یہ لوگ سیاسی اختلافات کے باوجود کرملن کی پالیسیوں کی حمایت کرتے آئے ہیں اور ان میں کوئی بھی صدارتی انتخابات جیتنے کے اہلیت نہیں رکھتا تھا۔ ان کے علاوہ ماسکو کے ایک مقامی کونسلر بورس ندیزھیدین نے بھی گزشتہ برس انتخاب لڑنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد اپوزیشن کے حامی ووٹرز کو امید ہوئی کہ شاید انہیں اس بار مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ وہ سرکاری ٹی وی چینلز پر ٹاک شوز میں تواتر سے آ رہے تھے اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے رشیا پر تنقید بھی کر رہے تھے، لیکن ایسا ملک جہاں جنگ کے خلاف بات کرنے پر لوگوں کو جیل میں قید کر دیا جاتا ہے، وہاں بورس کا انتخاب میں حصہ لینا ممکن نہیں تھا۔ ان کے کیمپ کے باہر ہزاروں لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں جو ان کی حمایت میں ان کے کاغذات نامزدگی پر دستخط کرانے آئے تھے۔ شاید اس مقبولیت سے انتخابی حکام گھبرا گئے اور ان کے کاغذات نامزدگی یہ کہہ کر مسترد کر دیے کہ ان پر موجودہ دستخط 15% جعلی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ولادیمیر پیوٹن کے دوبارہ صدر منتخب ہونے کے انٹرنیشنلی کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ تو سب سے پہلا اثر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسا کہ انہوں نے اپنی وکٹری اسپیچ میں یہ کہا کہ وہ ہر طرح کی سچویشن کے لیے ریڈی ہیں، اور اگر یو ایس لیڈ نیٹو کسی بھی صورت رشیا اور یوکرین وار میں دوبارہ سے مداخلت کرے گی تو وہ یہ سمجھیں کہ یہ ورلڈ وار 3 کی طرف ان کا پہلا قدم ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ فرینچ پریزیڈنٹ میکرون کو بھی انہوں نے جواب دیا، کیونکہ پچھلے ہفتے میکرون کا یہ کہنا تھا کہ آنے والے وقت میں وہ اپنی فورسز کو آن گراؤنڈ رشیا اور یوکرین وار میں بھیج سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں پریزیڈنٹ پیوٹن کا یہ کہنا تھا کہ اٹس ماڈرن ورلڈ، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور وہ ہر طرح کے سچویشن کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت پریزیڈنٹ پیوٹن ایک بھاری میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ میں آئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ویسٹ کے لیے بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ انہوں نے یہ واضح تاثر جاری کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت نہیں رکنے والے۔ جہاں تک وار کی بات ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتی ہے یو ایس کے اسی سال ہونے والے الیکشن میں۔ اگر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں تو وہ ایک نئی پالیسیز کے ساتھ آئیں گے، تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس وار میں تھوڑی کمی آئے گی یا یہ کسی بھی طرح سے سیز فائر کی طرف سچویشن جا پائے گی۔ لیکن اگر بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہی آگے کنٹینیو کرتی ہے تو ان فیوچر ہمیں صورتحال کافی گمبھیر نظر آ سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے۔ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔